नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का इतिहास, जो नई एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग। इसके पहले चैप्टर का एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, ये दूसरा वीडियो है। तो जहां हमने वहां छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं। और अब हमारा टॉपिक आता है मोहनजोदड़ो का। जहां शुरुआत होती है इस सभ्यता की खुदाई की 1921 और 22 में, सबसे पहले हड़प्पा की और उसके बाद में मोहनजोदड़ो की। तो हड़प्पा नामक स्थान है वो उतना बेहतर तरीके से हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि एक रेलवे लाइन बिछाने के काम में टीले के नीचे से ईंटें मिल रही थी, तो वहां के मजदूरों ने वो ईंटें इस्तेमाल कर ली। उन ईंटों के इस्तेमाल करने के कारण हड़प्पा की जो काफ़ी सारी संरचनाएं हैं वो नष्ट हो गई। हालांकि इस्तेमाल करने वालों को पता नहीं था कि ये इतनी महत्वपूर्ण 4-5 हजार साल पुरानी एक सभ्यता की ईंटें हो सकती हैं। तो उसके बनिस्पत मोहनजोदड़ो से हमें जो अवशेष मिले हैं वो ज़्यादा बेहतर स्थिति में मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो शहर का हम यहाँ पर सबसे पहले जिक्र करेंगे। तो इस पीडीएफ में जो एनसीईआरटी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये जो मैप है जो हड़प्पा का बनाया गया है, नहीं सॉरी मोहनजोदड़ो का, वो अच्छे तरीके से नहीं दिया गया है। तो मैंने बुक से इसकी फ़ोटो खींची है, उसी को मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये मैप है। अब इस मैप में आप कुछ ज़रूरी बातें समझेंगे, मैं जूम करके सब कुछ दिखा दूंगा, डोंट वरी। यहाँ आपको बाईं तरफ जो हिस्सा दिख रहा है, इसके अधिकांश शहर लगभग सारे ही इसी प्रकार से बसे हुए हैं। कुछ में थोड़ा सा परिवर्तन है, जैसे धोलावीरा में है, वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ क्या होता है कि जो पश्चिमी दिशा है, पश्चिम दिशा के अंदर आपको मिलेगा दुर्ग, एक ऊंचा इलाका। ऊंचा कैसे बनाया गया है? यहां पर पहले नीचे बनाया गया है टीला, और उस टीले के ऊपर, यानी एक टीला है उसके ऊपर चबूतरा बना दिया, मिट्टी का टीला बनाकर उसको पक्का करके कच्ची ईंटों से, और एक चबूतरा बना दिया गया है। कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता है, हालांकि मकान बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता है। और पूरी हड़प्पा सभ्यता में 4:2:1 की हमें ईंटें देखने को मिलती हैं। ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का अनुपात मैं बता रहा हूँ, यानी जितनी लंबाई है उसकी आधी चौड़ाई और उसकी आधी ऊंचाई। ये पक्की ईंटों का इस्तेमाल हमें पूरी हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। तो पश्चिम दिशा में दुर्ग है और पूर्वी दिशा में जो बाकी का शहर है वो बसा हुआ है। अब इस पश्चिम दिशा में कौन रहता होगा? ये जो दुर्ग वाला इलाका जिसको कहा गया है, और इसको निचला शहर कहा गया है, तो दुर्ग वाले इलाके में कौन रहता होगा? जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, लिखित में जो विवरण है वो कोई पढ़ नहीं पाया है, तो सभी कयास है। दुर्ग वाले इलाके में अनुमान यह है कि अगर वहां पर राजा का शासन है तो राजा रहता होगा। यदि वहां पर कोई धर्म के मुखिया है, वो शासन चलाते होंगे, पुरोहित वगैरह, तो वो इन दुर्गों के अंदर रहते होंगे। या कोई नगर निगम, नगर पालिका, इस प्रकार की कोई शासन व्यवस्थाएं होंगी, तो जो बड़े अधिकारी वगैरह हैं या जो राजा के मंत्री वगैरह हैं, वो लोग यहाँ पर निवास करते होंगे। तो ये एक अनुमान है। और यहाँ पर सामान्य जो लोग हैं, प्रजा है, वो यहाँ पर निवास करती होगी इस शहर में। अब मोहनजोदड़ो के लिए तो मैं आपको बता दूं कि ये दुर्ग वाला इलाका है, इसके चारों ओर दीवार बनाई गई है, और ये जो शहर है इसके चारों ओर भी दीवार बनाई गई है। कुछ इलाके ऐसे हैं, शहर ऐसे हैं जिनमें दोनों को मिलाकर चारों ओर एक दीवार बनाई गई है। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें दुर्ग के चारों ओर दीवार नहीं है, शहर के चारों ओर दीवार है, यानी कुछ कुछ भिन्नताएं हैं। लेकिन लगभग ऐसे ही है कि पश्चिम में आपको दुर्ग मिलेगा और पूर्वी दिशा में निचला शहर, जिसको आप बोल सकते हैं। एक इसका अपवाद मैं आपको साथ में उदाहरण में बताता चलूँ। एक इसका अपवाद है धोलावीरा। धोलावीरा में क्या आता है कि शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ दुर्ग है, फिर बीच में मध्य, आप शहरी हिस्सा कह सकते हैं, मध्य भाग, और उसके बाद में निचला शहरी इलाका आप कह सकते हैं। यानी 3 भागों में बटा हुआ है, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। ये धोलावीरा इस प्रकार से 3 भागों में बटा हुआ है। और यहाँ अभी हम मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, तो मोहनजोदड़ो के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा। कुछ सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में आते हैं, लेकिन शिक्षकों से वो पूछते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि प्रश्न पूछने के लिए हम उत्साहित नहीं करते बच्चों को। शिक्षक ज़्यादातर डांट डपट देते हैं उनको, या उनको एनकरेज नहीं करते क्वेश्चन पूछने के लिए। मुझे एक कथन याद आ रहा है यशपाल शर्मा का, कि विद्यार्थी का कोई भी कथन सिलेबस से बाहर नहीं होता। यानी विद्यार्थी का ये एक हक है, उसका मूल अधिकार आप कह सकते हैं, कि वो प्रश्न पूछेगा अध्यापक से, या अध्यापक पर है, यदि हो सकता है उस समय उस प्रश्न का उसके पास जवाब नहीं है, तो वो ढूंढकर उस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी को देने का प्रयास करे। तो यहाँ विद्यार्थी इस प्रकार के क्षेत्र जैसे इसमें दे रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। विद्यार्थियों के मन में प्रश्न जरूर आता है, जो भी विद्यार्थी जिज्ञासु होते हैं, कि डीकेबी क्षेत्र या डीकेसी क्षेत्र, या यहाँ पर जैसे दिया गया है वीएसए क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या है? ये क्या डीकेबी डीकेसी ये क्या है? ये मैं आपको बता दूं, इसके नीचे दिया भी गया है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूं। नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षर उन विविध पुराविदों के नामों का संकेत करते हैं
रोमन लिपि के अक्षर, मतलब लिखा हुआ हिंदी में है लेकिन रोमन लिपि के हैं, ABHR, उन विविध पुराविदों के नामों का संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो की विविध क्षेत्रों में खुदाई करवाई। यानी जिस पुरातात्विक जो वैज्ञानिक है, या इनको आप आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हैं, पुरातत्वविद कह सकते हैं, जिसने मोहनजोदड़ो के जिस क्षेत्र की खुदाई की उसके नाम पर उस क्षेत्र का नाम रख दिया गया। जैसे DK तो एक पुरातत्वविद है जिन्होंने इसकी खुदाई भी करवाई, बहुत से लोगों ने इसकी खुदाई करवाई, हम तो सिर्फ शुरुआत से जानते हैं। आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो में सिर्फ दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी सुना होगा, खासतौर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने, लेकिन और भी काफ़ी लोगों ने खुदाई की है इस क्षेत्रों की बाद के वर्षों में। तो अभी जैसे ये DK नाम है, ये क्यों नाम आता है? एक नाम है काशीनाथ नारायण दीक्षित, तो इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है दीक्षित और काशीनाथ नारायण, तो इसके लिए KN दीक्षित या दीक्षित KN, पहले सरनेम लिखा हुआ भी आपने कई जगह देखा होगा। तो दीक्षित KN से इन्होंने DK बना दिया। क्या क्षेत्र बन गया? DK। और उस DK नाम के जो पुरातत्वविद हैं काशीनाथ नारायण दीक्षित, उन्होंने जिन जिन क्षेत्रों की नाम जो खुदाई की वो उनके नाम पर रख दिए गए। जैसे DK ने कई क्षेत्रों की खुदाई की तो DKA लिख दिया, यहाँ देख सकते हैं आप। DKB लिख दिया, नहीं यहाँ नहीं है, सॉरी, इसके ऊपर है। DKB हो गया, ये DKC हो गया, इस प्रकार DKG तक है। फिर उसके बाद में VS है, तो ये माधव स्वरूप वत्स थे, MS वत्स, तो वत्स के हिसाब से उन्होंने VS लिख दिया। या एक आपको GFD एरिया इसमें मिलेगा, GFD, तो GF डेल्स नाम के एक पुरातत्वविद थे जिन्होंने खुदाई की, तो उसके नाम पर GFD नामक एरिया कर दिया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा GFD क्षेत्र। तो इसलिए जो पुरातत्वविद जिन्होंने खुदाई की मोहनजोदड़ो की, तो जिस जिस एरिया में उन्होंने खुदाई की उनके नाम पर इन क्षेत्रों के नाम रखे गए हैं। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। अब ये निचला शहर है, इसमें जो भी और महत्वपूर्ण बातें आएंगी तो हम वापस इस पर लौट आएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास है, यानी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े शहर हमें मिले हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, खासतौर से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात करें, तो शहरों का पहली बार जो उदय है हमें हड़प्पा सभ्यता के दौरान मिलता है। उससे पहले की जो इतिहास है या प्राग इतिहास आप उसको कह सकते हैं, उसमें हमें शहरों का अवशेष कहीं भी नहीं मिला है। तो शहरी सभ्यता हमें सबसे पहले हड़प्पा काल के दौरान या हड़प्पा सभ्यता के दौरान देखने को मिलती है। और उसमें जो दो मेन केंद्र हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उसके बाद में जैसे राखीगढ़ी है भारत में, उसकी खुदाई करने के बाद में अब वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बड़ा नगर निकल कर सामने आया है। तो वो बातें हम बाद में करेंगे, यहाँ मोहनजोदड़ो की बात चल रही है। तो आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं, यानी वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी, सड़कें कैसी थी, वहाँ पर मकान कैसे बनाए गए थे, काफ़ी बातों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो है, इस पर फिल्म भी बनी थी ऋतिक रोशन की एक, लेकिन सबसे पहले खोजा गया कौन सा है? हड़प्पा। इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि जो पहले स्थल खोजा गया उसके नाम पर ही नामकरण होता है। लेकिन हड़प्पा क्यों महत्वपूर्ण नहीं है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि उसकी अधिकांश संरचनाएं नष्ट हो गई थी। बस्ती दो भागों में विभाजित है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, जो चबूतरे पर बनाया गया हिस्सा है दुर्ग, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया, जो निचला शहर है। हालांकि निचले शहर में भी बहुत सारे मकान ऐसे होते थे जो ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप सारी बातों को समझते जाएंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ने क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है, यानी जो पश्चिम दिशा वाला इलाका है उसको दुर्ग, जो ऊंचाई पर बसा हुआ है, और जो निचला शहर है जो पश्चिम जो पूर्वी दिशा का है उसको निचला शहर। तो दुर्ग और निचला शहर मैंने आपको चित्र में दिखा दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी हुई थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था, यानी एक अलग हिस्सा बसाया गया है। ये निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। यह हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। यहां आपको रटने की आवश्यकता नहीं है 40 लाख श्रम दिवस, यानी एक अनुमान बताया गया है कि भाई काफी सारा समय उन संरचनाओं को बनाने में लगा होगा। जो चबूतरे नीचे बनाए गए हैं, तो यदि 1 घन मीटर मिट्टी एक व्यक्ति एक दिन में यदि इकट्ठा करता है, वहां पर जमा करता है, तो उसको 40 लाख दिन लगेंगे, यानी 40 लाख श्रम दिवस उनको लगेंगे उतनी एक शहर के अंदर इतने मिट्टी के चबूतरे बनाने के, इतनी मिट्टी इकट्ठी करने के लिए। तो एक अनुमान बताया गया है कि काफ़ी बड़ा शहर है और काफ़ी मेहनत से बसाया गया है।
अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। यानी जो चबूतरे बने हैं उनके ऊपर ही मकान बनेंगे। यहाँ आपको नियोजन शब्द मिलेगा। नियोजन शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। यानी बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग की गई है। जैसे आजकल टाउन प्लानिंग होती है या बस्तियों को जो प्लॉट वगैरह उनके काटे जाते हैं, सड़कों के लिए जो रास्ते छोड़े जाते हैं उनके लिए, उस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से उनका नियोजन किया गया है। यानी वहाँ पर समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, अतिक्रमण गलियों में बहुत ही न्यूनतम है, नालियों की व्यवस्था बहुत उत्तम है और मकान बहुत करीने से बने हुए हैं। ये तभी हो सकता है कि जब पहले उस इलाके का नक्शा बनाया गया हो, उसमें मकानों के लिए जगह छोड़ी गई हो, पहले सड़कें निकालकर नालियों की व्यवस्थाएं जचा करके और फिर मकान बनाने के लिए जगहें छोड़ी गई हो, तभी इतने सुंदर तरीके से कोई शहर को बसाया जा सकता है। तो ये निश्चित रूप से वहां पर हुआ होगा। अब वो राजा था या पुरोहित थे या किसी और प्रकार से वो व्यवस्थाएं चलाते थे, उसके बारे में कोई भी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। तो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ काम किया जाता था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, यानी प्लानिंग की गई थी और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन, यानी पहले प्लान किया, फिर उसके अनुसार अपने प्लान को क्रियान्वित करते हुए बस्ती को बसाया गया। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्ठी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ इलाकों में ईंटें छोटी हैं, कुछ इलाकों में बड़ी हैं। ईंटों का अनुपात है 4:2:1। यदि आप लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और यदि आप ऊंचाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई लिखेंगे तो 1:2:4 आप लिख सकते हैं। वही 4 गुनी 2 गुनी, आपको जैसे मैंने आपको बताया कि जो लंबाई है वो ऊंचाई की तो 4 गुनी है और चौड़ाई की 2 गुनी है। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। बाईं तरफ यहाँ हड़प्पा की दुर्दशा दे रखी है, जो मैंने आपको बताया कि हालांकि हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था, लेकिन ईंट चुराने वालों ने इसे बुरी तरह नष्ट कर दिया। 1875 में ही, यहाँ मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताऊंगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा इतनी थी कि लगभग 100 मील लंबी एक रेल लाइन बिछाई जा सकती है लाहौर और मुल्तान तक की। यानी इतनी लंबी रेल लाइन बिछाई जा सकती है, 100 मील, जैसे किलोमीटर में लगभग आप चेंज करेंगे तो 160 किलोमीटर के लगभग हो जाता है। यानी इतनी लंबी रेल पटरी बिछाई जाती है। इतनी ईंटें हड़प्पा से निकाल ली गई। तब आप सोच सकते हैं कि उसकी संरचनाओं को कितना नुकसान पहुंचा होगा। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब यहाँ पर नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का और भारतीय पुरातत्व का जनक का। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, इस विभाग की शुरुआत में स्थापना मैं आपको बता देता हूं 1861 में हुई और इसके पहले सर्वेयर, डायरेक्टर जनरल यानी निदेशक नहीं, सर्वेयर नियुक्त किए गए अलेक्जेंडर कनिंघम। पूरा नाम नीचे लिखा हुआ है पुस्तक में, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1865 से 70 के दौरान ये लगभग बंद रहता है क्योंकि बजट का अभाव होता है। 1871 में ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक अलग ही विभाग, डिपार्टमेंट बना दिया जाता है और इसका एक निदेशक बनाया जाता है, एक आप कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल बनाया जाता है। तो जो पहले डायरेक्टर जनरल है, इसके पहले निदेशक जो है वो भी कनिंघम ही है। वो कब बनाए गए हैं? 1871 में। यानी 1861 में इसकी स्थापना हो जाती है, तब सर्वेयर बनाया जाता है कनिंघम को। डायरेक्टर जनरल का पद बनता है जब इसको अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है 1871 में, तब पहले डायरेक्टर जनरल इसके कनिंघम है और कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो अधिकांश एग्जाम्स में काफी बार पूछा भी जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। नालों का निर्माण, यानी इस प्रकार से घर बने हुए हैं कि गली के नजदीक हो और घर से एक जो नाली है वो गली वाली नाली में आकर मिले, ताकि घर का गंदा पानी या बारिश का पानी है वो बाहर निकल सके, और फिर वो गली वाली नाली है वो मेन सड़क की नाली में आकर मिल जाती थी। आगे एक मकान का नक्शा है वो दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसके बारे में जल्दी जल्दी बता देता हूं। साथ ही सड़कों के बारे में बता देता हूं मैं कि 90 डिग्री के कोण पर यानी समकोण पर काटती हुई सड़कें हुआ करती थी। इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से, इसको ग्रिड पद्धति बोलते हैं, ग्रिड प्रणाली। ये जो समकोण पर काटती हुई इस प्रकार से है। तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी, यानी जल को निकालने की प्रणाली, शहर से बाहर पानी निकालने के लिए। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का यानी मकानों का निर्माण, घरों का निर्माण किया गया था। ये बातें हमने जान ली हैं। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। यानी गली के पास घर होगा, एक कोई न कोई एक दीवार उनकी सटी होगी, तभी तो घर का पानी है वो आसानी से, जो नाली है घर की नाली, वो गली वाली नाली में मिलाई जा सकती है। दुर्ग, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिम दिशा में था। मैंने आपको बताया था इस तरफ दुर्ग है और इस तरफ निचला शहर है, तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। जैसे मैंने आपको धोलावीरा का एग्जाम्पल दिया था कि उसमें 3 हिस्सों में बसा हुआ है, तथा धोलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेरकर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। यानी लोथल के अंदर दुर्ग के चारों ओर 4 दीवारी नहीं है, हालांकि वो भी ऊंचाई पर बनाया गया है। तो ये थोड़ी थोड़ी इसके अंदर भिन्नताएं आती हैं। धोलावीरा और लोथल दोनों ही गुजरात में है। इसके अलावा भी काफी सारे स्थान गुजरात में हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। गृह स्थापत्य। अब यहाँ पर एक मैं मकान दिखाता हूँ पहले आपको, उसके बाद में ही हम समझ पाएंगे कि वहाँ पर मकान कैसे बनाए जाते थे। यह मैं आपको ले चलता हूँ, क्योंकि इसके अंदर किताब के अंदर वाला जो नक्शा है वो PDF में नहीं आया हुआ। ये एक मकान है, पहले इसको छोटा कर देता हूँ मैं। हड़प्पा सभ्यता के एक मकान का चित्रण दिया गया है, उसका एक लेआउट बनाया गया है। अब इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसके अंदर कुछ विशेषताएं जो इसमें दिखाई नहीं दे रही होंगी वो भी मैं साथ साथ में आपको बता दूंगा। जैसे एक मकान है, यह सिस्टम क्या होता था कि मकान के अंदर एक आंगन होता था। ये एक आंगन है और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। इस प्रकार से आंगन के चारों ओर एक खास बात यह होती थी कि जैसे इनका घर का मेन गेट ये है, इस मेन गेट के सामने आंगन नहीं होता था। मेन गेट के सामने आंगन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? इनका पर्पज यानी निजता रहा होगा, यानी जो उनकी, वो नहीं चाहते होंगे कि बाहर से दिखाई दे घर के अंदर का माहौल, प्राइवेसी का कंसर्न रहा होगा। तो प्राइवेसी के कारण हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो। तो जो मेन गेट है उससे आंगन कभी भी दिखाई नहीं देता। सामने एक दीवार आएगी, यहाँ से घूमकर जाएंगे तो आंगन आएगा। लगभग घरों में इसी प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इसके घरों के अंदर स्नान घर भी मिलते हैं। घरों के अंदर, अधिकांश घरों के अंदर मोहनजोदड़ो में कुएं भी मिलते हैं। जैसे इसमें ये जो कमरा नंबर 6 है, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, इसके अंदर कुआं था। अब कुआं ज्यादातर क्या होता है, इसके पास में मेन गेट है नहीं, ज्यादातर क्या होता था कि जो कुएं वाला कमरा है वो गली के पास होता था और उसका दरवाजा बाहर खुलता था। वो किस लिए कि हो सकता है कि जो राहगीर आते हैं उनको घर वालों को डिस्टर्ब किए बिना वो दरवाजा खोलकर और अंदर कुएं से पानी निकालकर पी सकते हैं। ये शायद पर्पज रहा होगा। यहाँ पर जो 2 मंजिले मकान है वो भी देखने को मिलते हैं, 2 स्टोरी हाउसेज। उसका कैसे पता चलता है? जैसे इसमें मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। ये देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ। हालांकि 2 मंजिल वाले मकान नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि दूसरी मंजिलें हैं वो नष्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर सीढ़ियों का मतलब है कि वो ऊपर जाने के लिए जब सीढ़ियाँ बना रहे हैं तो 2 मंजिले मकान भी निश्चित रूप से उनके द्वारा बनाए गए होंगे। तो 2 मंजिले मकान भी हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं घरों के संबंध में। इसमें एक बात और भी है कि घरों के जो दरवाजे हैं वो मेन सड़क पर नहीं खुलते। जैसे ये इनका दरवाजा है तो ये दरवाजा मेन सड़क पर नहीं खुलेगा। जो साइड वाली गलियां, जैसे यहाँ पर एक मेन सड़क जा रही है तो इस तरफ कोई दरवाजा इनका नहीं होता था। दरवाजे कहाँ पर खुलते हैं? गलियों में। मेन सड़क के ऊपर इनका दरवाजा नहीं होता था। मेन सड़क की तरफ सिर्फ दीवार होती थी। एक स्थान ऐसा है जिसका अपवाद है और उसका नाम है लोथल। लोथल के अंदर हमें घरों में देखने को मिला है कि घरों के जो प्रवेश द्वार है, जो एंट्री गेट है, वो मुख्य सड़क पर भी खुले हुए मिलते हैं। ऐसे मकान हमें लोथल के अंदर मिलते हैं। तो एक एग्जाम्पल है लोथल, जहां पर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर भी खुलते थे। इसके अलावा जो बाहर वाली जो गलियों के साइड वाली जो दीवारें हैं, इनके ऊपर खिड़कियां नहीं होती थी अधिकांशतः। हालांकि कुछ मकानों में मिली हैं, अधिकांशतः यहाँ पर खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अलावा जो अंदर वाले कमरे हैं उनमें आंगन की तरफ खिड़कियां जरूर हुआ करती थी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं घरों के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं जो हम पढ़ रहे थे उसके बारे में। गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। आवासीय भवन यानी जो आवास है जहां पर लोग निवास करते थे, रहते थे। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, यानी एक आंगन, उसके चारों ओर
कमरे बने हुए, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खासतौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। एकांतता या निजता भी आप उसको कह सकते हैं कि लोग डिस्टर्ब होना नहीं चाहते थे कि गली, न तो उनकी ये इच्छा थी कि गली के लोग हमें दिखाई दें, न उनकी ये इच्छा थी कि गली वाले लोगों को हम दिखाई दें। तो इसलिए उनका जो मेन गेट है वो कभी भी आंगन के सामने नहीं होता था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। मैंने आपको सब बातें बता दी हैं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा, जो राह से गुजरते लोग हैं, उनके द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। जो मोहनजोदड़ो शहर है पाकिस्तान के अंदर, उसमें कुओं की संख्या लगभग 700 थी। दाईं तरफ एक बात दे रखी है, वो भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। अर्नेस्ट मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। यानी ये जो सड़कों की और नालियों की जो प्रणाली है वो निश्चित रूप से इतने बेहतर तरीके से विश्व में इतनी पुरानी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया है। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे, यानी मिट्टी के गारे में ईंटें जमाकर पक्के नाले बने हुए थे, और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता है। यानी ढकी हुई नालियां साफ करते समय उन ईंटों को हटाकर उनको साफ किया जा सकता था। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। यानी जो कचरा है वो उसमें इकट्ठा हो जाएगा, जो होद एक बना हुआ है बड़ा गड्ढा, और बाकी जो पानी है वो आगे निकल जाएगा। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियां बनाई गई थी। यानी जो बड़े नाले हैं उनके अंदर बीच में एक चैम्बर सा बनाया हुआ होता था, ताकि जो ठोस कचरा है वो उसके अंदर गिर जाए, पानी बहता रहे और वो ठोस कचरा समय समय पर निकालकर नालियों को साफ किया जा सके। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। जैसे आप भी अपने शहर या गाँव में नालियों के आसपास देखते हैं कि कचरा निकालने के बाद कई बार जो कचरा है नाली का, वो नाली के पास ही ढेर बना रहता है उसका। तो ऐसे वहां से भी कचरे के ढेर हमें मिले हैं जो नालियों के पास में ही मिट्टी निकालकर वहीं पर पड़ी हुई थी, शायद उनको हटाया नहीं गया था। तो अर्नेस्ट मैके ने ये लिखा है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक में, जो 1948 में प्रकाशित हुई थी। जल निकास प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी हमें देखने को मिलती है। न सिर्फ बड़े शहरों में, जबकि छोटी बस्तियां यानी गांवों के अंदर भी हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार की जो जल निकासी प्रणाली है वो देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। लोथल एक छोटी सी बस्ती है और उसमें मकान कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, लेकिन नालियां उसमें भी पक्की ईंटों से बनाई गई हैं। अब आगे देखिए, ये जो आवास वाला चित्र है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब इसके बाद में है दुर्ग वाले इलाके की महत्वपूर्ण जो संरचनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दे रखी है। इसमें कुछ मैं इस चित्र में बताऊंगा, कुछ मैं एडिट करते साइड में तस्वीरें ऐड करता जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। यानी ऐसे काम सार्वजनिक, जिसमें सभी लोग भाग लेते होंगे, सार्वजनिक कार्यक्रम, उनके लिए प्रयोग में लिया जाता होगा। इसमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये माल गोदाम, इसमें सिर्फ नीचे के हिस्से हैं। मैं एक और चित्र भी ऐड कर दूंगा, इसमें सिर्फ नीचे के हिस्से दिखाई दे। हो सकता है इसके ऊपर के जो हिस्से हैं वो लकड़ी के बने हों और नष्ट हो गए हों, सिर्फ नीचे की जो संरचनाएं हैं, जो नींव भरी हुई है, वो सिर्फ दिखाई देती है। यानी ये माल गोदाम है, यहाँ पर अनाज स्टोर करने के लिए, ये ग्रेनरीज इसको बोलते हैं, ये यहाँ पर दिखाई हमें देता है। इसके पास में एक विशाल स्नानागार है, इसका रियल चित्र भी मैं ऐड कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। विशाल स्नानागार, इसमें दो तरफ से सीढ़ियाँ थी, उत्तर और दक्षिण की ओर से, उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से सीढ़ियां थी। इसके दोनों तरफ 4-4 स्नान घर भी बने हुए थे, यानी जो कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। और इसकी जो दीवारें थी उसमें वाटर प्रूफिंग की हुई थी, यानी जिप्सम की कोटिंग लगाई हुई थी उसके अंदर, यानी जिप्सम का लेप करके उसके ऊपर, ताकि पानी रिसे नहीं, पानी का जो रिसाव न हो। तो ये वाटर प्रूफिंग का सबसे प्राचीनतम उदाहरण आप कह सकते हैं कि पानी जो सोखे नहीं ईंटें, इसके लिए जो कोटिंग की गई है, सबसे प्राचीनतम उदाहरण है वाटर प्रूफिंग का। फिर यहाँ पर कुछ और भी जो मुख्य जानकारियाँ हैं वो मैं आपको देता रहूँगा साथ में हम पढ़ लेते हैं पाठ को, क्योंकि ऐसे तो पाठ खत्म होगा नहीं।
अब यहाँ देखिए, जो माल गोदाम मैंने आपको बताया जहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता था, उसके बारे में जानकारी जो दे रखी है वही यहाँ पर दे रखी है। उसके पास में ही एक विशाल स्नानागार है जिसका हमने जिक्र किया। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, जो आपको अभी आप चित्र दोबारा भी देख सकते हैं, जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था, यानी जिप्सम की कोटिंग करके फिर उसमें पानी भरा गया था ताकि पानी का रिसाव नहीं हो। और एक बड़ा नाला भी छोड़ा गया था ताकि जो गंदा पानी है उसको बाहर निकाला जा सके और शुद्ध पानी उसमें बार बार एंटर होता रहे और नया पानी उसमें स्टोर करते रहे। जलाशय के, ये तो हमने पढ़ लिया। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। एक बड़ा कुआं, उससे शायद इसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता था और इसका गंदा पानी वो निकालने के लिए एक नाला ऐड किया गया था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानघर बनाए गए थे। एक गलियारे में के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बने थे, यानी 8 स्नानघर, 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ। प्रत्येक स्नानघर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी, यानी जो छोटे स्नानघर भी बने हैं उसमें भी प्रत्येक से नाली निकालकर और एक बड़े नाले में मिलती थी ताकि सफाई की उत्तम व्यवस्था रहे। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। जैसे आप अभी भी देखते हैं कि जहाँ पर धार्मिक स्नान के लिए जाते हैं, कई कुंडों में डुबकी लगाते हैं, जो तालाबों में डुबकी लगाते हैं, तो इस प्रकार का कोई महत्व इसका निश्चित रूप से रहा होगा, ये अनुमान लगाया जाता है। तो ये स्नानागार हो गया। अंग्रेजी में इसको मैं बता देता हूँ क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेट बाथ। ये जो विशाल स्नानागार है इसको ग्रेट बाथ कहा जाता है। तो ये बात हो गई दुर्ग वाले इलाके की, जो मोहनजोदड़ो के अंदर दिया गया है। अब इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हुए मैं ये बता देता हूँ कि मोहनजोदड़ो से और आपको क्या क्या सामग्रियाँ मिलती हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो वो बातें बुक के साथ में ही मैं ऐड करवा देता हूँ, जो कि हमेशा आप लोगों के काम में आएंगी। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना डिस्ट्रिक्ट, यानी लरकाना एक जिला है, लरकाना हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, वहाँ पर यह स्थित है। कहाँ, कौन सी नदी के किनारे? इंडस रिवर, इंडस सिंधु का ही इंग्लिश में नाम है, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यह स्थित है। एक्सकेवेशन, खुदाई बहुत से लोगों ने की। राखल दास बनर्जी ने सबसे पहले 1922 में की, फिर के.एन. दीक्षित ने की, अर्नेस्ट मैके ने की, जी.एफ. डेल्स ने की, बहुत सारे लोगों ने की। 1930 के दशक में इन्होंने खुदाई की है। विशेषताएं क्या है इस शहर की? यह एक आध्यात्मिक नगर की तरह दिखाई देता है। इसमें आध्यात्मिकता का पुट एक तो आपको देखने को मिलता है, जैसे जो स्नानागार है उसके द्वारा। इसके अलावा जो एक महाविद्यालय वाली संरचना है वो मैंने आपको दिखाई नहीं, उसके पास में ही थी, आप चित्र में देखेंगे तो इसके कारण एक स्पिरिचुअल सिटी यानी एक आध्यात्मिक नगर की तरह दिखाई देता है। और फेयर सर्विस ने इसके बारे में ये कहा है कि दिस मस्ट बी ए सेरेमोनियल सेंट्रल, यानी एक अनुष्ठानिक केंद्र रहा होगा जहाँ पर आसपास के इलाकों के लोग इकट्ठे होते होंगे और किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान संपन्न करते होंगे। मोहनजोदड़ो कब बना? लगभग 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास में। यदि विद्यार्थियों को, कक्षा 12 के विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत आ रही हो तो 2100 ईस्वी अभी चल रहा है, एडी चल रहा है, यानी ईस्वी चल रहा है, तो 2100 और 2400 यानी लगभग 4500 साल पुरानी, 4500 वर्ष पुरानी बातें हैं। इट वॉज डिस्ट्रॉयड एटलीस्ट 7 टाइम्स, यानी लगभग 7 बार ये शहर बसा और 7 बार उजड़ा है बाढ़ के कारण, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि इसके 7 स्तर दिखाई देते हैं। जब जमीन में लंबवत खुदाई की तो 7 स्तर दिखाई देते हैं कि बसा है, फिर उसके अंदर सालों तक कोई नहीं रहा, धूल मिट्टी किस प्रकार का उसका जमावड़ा है, फिर उसके बाद में फिर बसावट के संकेत है, तो ऐसे 7 बार हुआ है। मोहनजोदड़ो से 9 मील दूर सहवान नामक एक स्थान से रॉक फोल्डिंग के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। रॉक फोल्डिंग यानी चट्टानों के खिसकने से संबंधित, फोल्डिंग कई प्रकार की होती है वैसे, रॉक फोल्डिंग भी, तो रॉक फोल्डिंग के प्रमाण मिले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से 9 मील दूर। तो जी.एफ. डेल्स ने इसका कारण ये बताया है कि जो विवर्तनीय घटनाएं हुई हैं उसके कारण ये जो रॉक फोल्डिंग है इसके कारण ही हो सकता है वहाँ पर बाढ़ आई हो। तो मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण नष्ट हुआ बताया जाता है, हालांकि पूर्णतः सही है ये बात, ये तो कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन बताया जाता है, फिल्मों वगैरह में भी आपने देखा होगा। अब यहाँ से मुख्य मुख्य चीज़ें क्या मिली हैं? ग्रेट बाथ यानी जो विशाल स्नानागार है उसके बारे में हमने बात की, स्नानागार। ग्रेनरी यानी जो भोजन इकट्ठा करने के लिए जो अनाज के गोदाम थे, माल गोदाम मैंने आपको दिखाया, वो यहाँ से मिले हैं। 2 सील मिली है सिल्वर की, जिसके ऊपर यूनिकॉर्न का चित्र है, सिल्वर की यानी चांदी की।
चांदी की जो मोहरें मिली हैं जिसके ऊपर यूनिकॉर्न का चित्र है। यूनिकॉर्न वो काल्पनिक जानवर जिसका अवशेष कहीं से भी हमें आज तक कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिला है। तो उसकी 2 चांदी की मोहरें मिली हैं। एक बहुस्तंभी सभागार मिला है जहाँ पर सभाएं होती होंगी, उस पर बहुत सारे खम्भों के ऊपर वो टिका हुआ है, बहुत सारे स्तंभ हैं उसके नीचे। एक एल शेप की बिल्डिंग मिली है वहाँ पर। वाटर प्रूफिंग का सबसे पहला एविडेंस मिलता है, पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जो स्नानागार है उस पर जिप्सम की कोटिंग की गई है, जिप्सम किसका लेप किया गया है तो पानी रोकने के लिए। तो वाटर प्रूफिंग का सबसे पुराना एग्जाम्पल ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार में हमें मिलता है। पशुपति की मोहर मिलती है, साइड में आप चित्र देख सकते हैं। एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट रॉक फॉल्टिंग के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, मैंने आपको बताया। मलेरिया के एविडेंस वहाँ से मिले हैं कि वहाँ पर मलेरिया नामक रोग भी निश्चित रूप से होता था लोगों को। ब्रोंज स्कल्पचर यानी एक प्रतिमा मिली है कांसे की डांसिंग गर्ल की। उसको कहा जाता है, उसकी मतलब भावभंगिमाएं ऐसी हैं, एक पैर आगे है और हाथ जैसे में चित्र में आप देख पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से अंदाजा लगाया गया है कि ये डांस करती होगी। इसके अलावा एक और प्रतिमा भी है जिसका मैं चित्र आपको दिखा रहा हूँ। इसकी चर्चा ज़्यादा इसलिए नहीं होती क्योंकि ये सुंदर दिखाई नहीं देती, काफ़ी जंग इस पर लग गया है। ये दोनों ही मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा जो दाढ़ी वाले आदमी की आप हमेशा ही फोटो देखते रहते हैं, या कोई उसको योगी कह देता है, कोई पुरोहित कर देता है, तो उसकी जो मूर्ति है वो भी हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसके अलावा एक सर्कुलर डिस्क हमें मिलती है, एक वृत्ताकार डिस्क हमें दिखाई देती है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा बुने हुए कपड़ों के अवशेष वहाँ से मिले हैं। एक खास बात यहाँ है कि कोई कब्रिस्तान नहीं है, हालांकि कुछ कब्रें जरूर मिली हैं हमें, लेकिन एक अलग से कब्रिस्तान बनाया हुआ हड़प्पा में तो काफ़ी बड़ा हमें मिलता है, लेकिन मोहनजोदड़ो में अलग से हमें कोई कब्रिस्तान नहीं मिलता है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। और यदि कोई मेरा वीडियो देखना चाहता है कि जैसे अभी मोहनजोदड़ो के बारे में जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वैसी जानकारी हड़प्पा सभ्यता के सारे स्थानों के बारे में यदि आपको चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में हड़प्पा सभ्यता की एक प्लेलिस्ट है, उसमें चेक कर लेना। आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें सभी साइट्स के बारे में, उनमें क्या क्या मिला है, किसने उसकी खुदाई करवाई, कब करवाई, सब जानकारियां 1 घंटे के एक वीडियो में दी गई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, कक्षा 12 के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी। एक यूपीएससी में भी मेंस के लिए क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं कि आप हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन किस प्रकार से करेंगे। तो आप जैसे आप अपने गांव के अंदर, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आधुनिक युग में तो जिसमें आसानी हो जाती है कि ये पहचानना कि सामाजिक रूप से भिन्न है लोग। यानी किसी के पास बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है या जो महंगी चीज़ें हैं उसके कारण आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सामाजिक तौर से ये व्यक्ति, इसके पास धन ज़्यादा है, या दूसरे व्यक्तियों के मकानों को देखकर या उनके जो संसाधन हैं उनको देखकर आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। अब इतनी पुरानी सभ्यता के सिर्फ अवशेषों के आधार पर हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर लोगों के कई वर्ग होंगे, यानी कई प्रकार के लोग होंगे, अमीर या गरीब, वो कैसे पता लगाया जा सकता होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है शवाधान। इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। शवाधान का मतलब उनको जो दफनाया जाने का तरीका है उसको देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ व्यक्ति गरीब हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति अमीर हो सकते हैं। यहाँ मिस्र की सभ्यता से भी तुलना करने का प्रयास किया गया है। मिस्र की सभ्यता में आपने मम्मी देखी होगी, मैं चित्र दिखा देता हूँ साइड में। जो मिस्र में व्यक्ति मारे जाते थे, खासतौर से उनके राजाओं की जो मम्मी मिली है उसमें बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर छोड़ी जाती थी। यानी जो मम्मी बनाने का तरीका है उसमें तो एक विशेष प्रकार का लेप करके और उस पर लिनन नामक जो कपड़ा होता था, उसकी एक लिनन पौधा होता है, उससे कपड़ा बनता है, उसकी पट्टियां उसके चारों ओर लपेटकर और उसको सुरक्षित ताबूत में रखा जाता था और फिर उसको दफनाया जाता था। तो वहाँ रिवाज था कि उसके साथ में बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें डाली जाती थी। अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार, कोई गरीब व्यक्ति है तो वो अपने हिसाब से करता था। जो राजा थे, फेराहो जो मिस्र के राजा होते थे, उनकी जो कब्रें आप देखोगे तो इतने सोने चांदी जवाहरात उसके अंदर रखे गए हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा धन दौलत उनके साथ में रखा जाता था। यानी उनकी ये मान्यता भी थी कि जो मृत्यु के बाद में है वो पुनर्जन्म भी हो सकता है और आत्मा भी वापस आ सकती है, तो उनके पास कब्र में सारी सामग्री होनी चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ धारणाओं के तहत वो जो ताबूत हैं उसके साथ में इतनी सारी सामग्री रख देते थे। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में हमें उतना ज़्यादा आडंबर देखने को नहीं मिलता, यानी उतनी ज़्यादा महंगी कब्रें नहीं हैं, इतना ज़्यादा जो महंगी सामग्रियां हैं वो तो साथ में नहीं डाली जाती थी, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी कब्रों में साथ में ज़रूरत का कुछ सामान या उसके जो यूज किए हुए आभूषण वगैरह हैं या कुछ अन्य चीज़ें हैं वो साथ में डाली हुई दिखाई देते हैं। तो उससे कब्रों के अवलोकन से ये पता चलता है कि कुछ व्यक्तियों के साथ थोड़ा महंगा सामान है, कुछ व्यक्तियों के साथ कम और सस्ता सामान है, तो उसे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कुछ अमीर व्यक्तियों की कब्रें हैं और कुछ गरीब व्यक्तियों की कब्रें हैं।
यहाँ हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, साथ साथ में हम बातों को समझते जाएंगे। ये एक तांबे का बना हुआ दर्पण है। पहले कांच तो उस समय था नहीं, तो तांबे का ही, अभी ये तो घिसा हुआ लग रहा है। जब इसमें शाइनिंग होगी तो इसमें चेहरा भी हम देख सकते हैं। पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, क्या समाज में अलग अलग तबकों में समाज बंटा हुआ था। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग पुरातत्वविद करते हैं। इन्हीं विधियों में एक है शवाधानों का अध्ययन, यानी जो उनकी कब्रें हैं उनका अध्ययन। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। जो हड़प्पा सभ्यता जिस काल की है उस काल के पिरामिड भी हमें देखने को मिलते हैं। उन पिरामिडों के अंदर कब्रें भी हमें देखने को मिलती हैं मिस्र के राजाओं की। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, यानी जो राज परिवार के जो लोग होते थे उनकी कब्रें उनके अंदर होती थी, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था, यानी गड्ढों के अंदर। वो गड्ढे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, यानी वो कच्चे भी हो सकते हैं सिर्फ, या उनको नीचे पक्की ईंटें बिछाकर पक्का भी बनाया गया था। उनको किसी को सीधे ताबूतों के साथ भी दफन किया गया था। अलग अलग प्रकार की बातें हैं। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी, यानी जो जहां पर दफनाया गया है उस गड्ढे की बनावट। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पक्की कब्रें बनाई गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है, लेकिन कुछ कुछ अनुमान लग जाता है। अभी भी आप देखते होंगे, यदि आपने कभी कब्रिस्तान देखा हो तो उसके अंदर आप देखते हैं कि कई कब्रें हैं वो बहुत ही ज़्यादा साज सज्जा के साथ होती हैं, कई सामान्य कब्रें होती हैं। उससे देखकर हम सामाजिक विषमताओं का आइडिया भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, मिट्टी के बर्तन और आभूषण, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। यहाँ एक संभावना लिख रखी है, मैं एक दूसरी संभावना भी आपको बताता चलूंगा जो मेरे दिमाग में आई है, कि एक तो ऐसा हो सकता है कि उनको लगता हो कि मृत्यु के बाद भी आत्मा या कुछ अन्य प्रकार से ये वस्तुएं उपयोग में आ सकती हैं, तो उनके साथ हम छोड़ देते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में बताया गया है। एक दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि एक व्यक्ति के इस्तेमाल की हुई चीज़ें, एक मरे हुए व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हो गई, उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें लोग यूज़ करना पसंद नहीं करते होंगे, या कोई इस प्रकार का अशुभ मानते होंगे कि जो व्यक्ति मर गया उसने जो चीज़ें इस्तेमाल की थी वो अशुभ है, तो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उसकी यूज की हुई जो वस्तुएं हैं, उसके जो आभूषण है वो कब्रों के साथ में गाड़ देते हो। तो ये कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं, यानी दोनों की कब्रों से आभूषण हमें देखने को मिलते हैं, पुरुषों के भी और महिलाओं की कब्रों से भी। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों, यानी जो खुदाई हुई, में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न है जो आप चित्र में देख सकते हैं, कि मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। ये चीजें उसकी कब्र से मिली। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ, जो अभी मैंने आपको ऊपर चित्र में दिखाया था, दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था, यानी ज्यादा महंगी वस्तुएं वो दफन नहीं करते थे। विलासिता की वस्तुओं की खोज यहां आप देखेंगे, यानी ऐसी वस्तुएं जिसे देखकर ये अनुमान लगाया जा सके कि अमीर लोग भी होंगे, यानी कुछ वस्तुएं यदि वहां पर महंगी मिलती होंगी तो उनको यूज करने वाले लोग भी अलग होंगे। तो ऐसी वस्तुओं को विलासिता की वस्तुएं कहेंगे, जो महंगी मिलती हैं और सामान्य व्यक्ति जिनको खरीद नहीं सकता। यहाँ एक फेयोंसे से बना एक पात्र दिया गया है, यानी इसमें फेयोंसे का जिक्र भी यहाँ पर दिया गया है। फेयोंस का घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ, लगभग चीनी मिट्टी के प्रकार का सा एक बर्तन। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है। हम सामाजिक भिन्नताओं को कैसे पहचाने, उसमें एक तो हमने पढ़ा शवाधान, अब है विलासिता की वस्तुएं। एक अन्य विधि है ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जो उपयोगी हैं, जो सबके काम में आने वाली हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो सिर्फ मतलब जिनके पास पैसे हो वो अपना दिखावा करने के लिए या एक्स्ट्रा यूज करने के लिए रख सकते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा यानी जो डेली जीवन में हमारे उपयोग में आती हैं कि वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मिट्टी के बर्तन, सुइयाँ, झावा आप को मैं बताऊं एक प्रकार का पत्थर होता था, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे आप अपने शरीर को मल के और उसको साफ कर सकें। और एक पत्थर भी आता है जिसका मैं चित्र ऐड कर देता हूं, आप देख सकते हैं।
तो ये झावा एक पत्थर है जिसको अपने शरीर पर मलकर और हम जो धूल मिट्टी है वो जमी हुई या अन्य प्रकार की जो अपशिष्ट है उसको शरीर के ऊपर से साफ कर सकते हैं। अभी भी यदि आपने देखा होगा, मेरा तो देखा हुआ है गाँव के अंदर और शहरों में भी, कुछ छोटे शहरों में रखते हैं लोग, एक मिट्टी का सा एक रखते हैं इस प्रकार का, जिससे पैरों की एड़ियां वगैरह साफ करने के काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार का एक पत्थर यानी शरीर को स्क्रब करने के लिए जो मिट्टी वगैरह जम जाती है उसको उतारने के लिए काम में लिया जाता था। ये वस्तुएं सामान्य रूप की होगी यानी सबके काम में आती हैं। ये सर्वत्र बस्तियों में पाई गई हैं, सभी बस्तियों में सभी जगह पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो, यानी किस वस्तु का रेट ज़्यादा होगा जो कम मिलती हो, या जिसको निकालने की या बनाने की तकनीकें महंगी हो, अथवा महंगी स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध, यानी ऐसी वस्तुएं जो उस इलाके के आसपास नहीं मिलती हो, दूर के इलाकों से आयात की जाती हो, उनके महंगे होने की चांसेस होते हैं। अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हुई वस्तुएं महंगी होंगी और उनको इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी कम होगी। इस प्रकार फयोंस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे। यानी साधारण मिट्टी से बने हुए तो नॉर्मल थे, वो सबके यूज में आने वाले थे और सभी घरों से मिले हैं तो मतलब सस्ते भी होते होंगे। लेकिन ये जो पात्र इस प्रकार की मिट्टी से बने हुए हैं, मजबूत हैं काफ़ी, ये इनको बनाना काफ़ी कठिन था, तो निश्चित रूप से ये महंगे होंगे और इसीलिए सभी घरों से हमें नहीं मिलते हैं, कुछ ही घरों से हमें इस प्रकार के पात्र देखने को मिलते हैं। तो ये विलासिता की वस्तुएं हैं, इसके आधार पर हम सामाजिक विषमता को पहचान सकते हैं। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां जो फयांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? क्या हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं कि ये उपयोगी वस्तुएं हैं जो सबके काम में आती होंगी, ये विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं, इनका क्या हम वर्गीकरण कर सकते हैं? इस पर आप भी विचार कीजिएगा। यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती हैं। यानी जो महंगी जो दुर्लभ वस्तुएं हैं जो कम देखने को मिलती हैं, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कुछ घरों से तो मिली हैं, लेकिन जो छोटी बस्तियां हैं वहां पर हमें या तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलती या बहुत ही कम मात्रा में हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए फयोंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, हो सकता है उनमें ऐसे द्रव्य रखे जाते हैं जो सुगंध के लिए काम में आते हों, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं मिले हैं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे, यानी इकट्ठे किए हुए, कहीं पर स्टोर किए हुए, दबा हुए, ऐसे नहीं कि सार्वजनिक स्थानों पर मिल गए हों सभी जगह, क्योंकि जो कीमती वस्तु होगी वो कहीं ना कहीं छुपाकर स्टोर करके किसी खास स्थान पर रखी हुई मिलती है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि सोना दुर्लभ था, कम मिलता था और महंगा होता था। अब इसके बाद में है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, ये तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें दाईं तरफ है संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांश पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया गया है। यानी ऐसी वस्तुएं जो मतलब महंगी हैं और उनको छुपा करके स्टोर करके कहीं पर रखा गया है, जैसे मिट्टी के पात्रों में उनको स्टोर करके दबाकर कहीं रखा गया है, तो निश्चित रूप से उसका संचय किया गया है, यानी वो वस्तुएं महंगी है। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के लिए, जो धातुओं का काम करते हैं, अलग अलग बर्तन बनाते हैं, धातु के औजार बनाते हैं, वो इस प्रकार के जो आभूषण हैं उनका पुनः उपयोग करने के लिए जरूरी चीजें इस प्रकार से स्टोर करके रखते होंगे। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये जब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं तब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। यानी किसी ने छुपा कर रख दिया, उसकी मृत्यु हो जाती है या उसने कहाँ छुपाया ये पता नहीं हो, या सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, तो वो वस्तुएं छुपी हुई फिर बाद में वर्षों में, जैसे 4-5 हजार सालों बाद अब पुरातत्वविदों को मिल रही है खुदाई के अंदर, तो वो बाद में हमें दिखाई देती है। अब शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी वाला जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है। यदि इसी वीडियो में ऐड करने का प्रयास करूंगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर ये देख सकते हैं आप, काफी बड़ा है और इसको काफी विस्तार से बताने की भी मुझे आवश्यकता है। और ये जो शिल्प संबंधी कुछ बातें आपको क्लियर नहीं होंगी वो अगले वीडियो में हो जाएंगी। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, क्या आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, या आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको उपयोगी लगता है या नहीं है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।